नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, या इसी को बोला जाता है क्या, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, एक किडनी फंक्शन टेस्ट अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई किडनी क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो किडनी जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर किडनी ना हो तो हमारा शरीर जो है हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कब निपटेंगे कोई हद तक पता नहीं है। इसलिए वो हमारे शरीर का एक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसको फिल्टर करने का काम होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है किसका, किडनी का। ठीक है, अपन देखते हैं कि किडनी जो है जनरली कौन सा शेप का होता है सर, तो किडनी जो होता है बीन शेप का होता है। ठीक है, बीन्स, ठीक है, किस शेप का होता है, बीन्स शेप का होता है। ठीक है, अपन देखते हैं कि किडनी का साइज कितना होता है, लेंथ कितना होता है, उसका चौड़ाई कितना होता है, उसका मोटाई कितना होता है। तो याद रखिएगा ये जो किडनी है इसका लेंथ जो है, लंबाई कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। याद करने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो किडनी है हमारे पास, ठीक है, कितना किडनी, दो, एक और एक, इसलिए 11 सेंटीमीटर इसका क्या, लंबाई। ठीक है, और इसका चौड़ाई कितना होता है, तो उससे जस्ट आधा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 11 का आधा होता है कितना, 5, 5.5, तो इसको क्या ले लेंगे अपन लोग, 6। ठीक है, तो कितना होता है उसका चौड़ाई, तो 6 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, थिकनेस कितना होता है, उससे आधा कर दीजिएगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बताइए याद हुआ कि चीजों को आपको एकदम समझ के चलना है। ठीक है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना होता है जी, लंबाई कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। 11 का आधा मान के चलिए 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। फिर उसके बाद उसका मोटाई कितना होता है, थिकनेस, तो 3 सेंटीमीटर। तो इसका वजन कितना होता है सर, तो इसका वजन होता है कितना, अप्रोक्स 150 ग्राम। कितना होता है, अप्रोक्स 150 ग्राम। ठीक है, एक पार का ना, दोनों पार का नहीं। ठीक है, लगभग 125 175 ग्राम मानते हैं, लेकिन आपको अप्रोक्स कितना याद रखना है, 150 ग्राम याद रखना है। हुआ कि नहीं याद, बताइए तो, हो गया ना जी। ठीक है, 11 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक, वजन कितना, 150 ग्राम। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या काम करता है किडनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह अपशिष्ट पदार्थ को, है ना, बॉडी से बाहर निकालता है। ये अपशिष्ट पदार्थ क्या है भाई, नाम सुने होंगे, यूरिया, क्रिएटिनिन, स्टोन्स। ठीक है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर के लिए क्या रहता है, हानिकारक रहता है, उसको क्या काम करता है, तो बाहर निकालने का काम करता है कौन, किडनी। बॉडी से हमारे शरीर मतलब बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। दूसरा नंबर, यूरिन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, तो किडनी ही करता है। अगर किडनी नहीं होता ना तो हमको यूरिन बनता ही नहीं। ठीक है, तो किडनी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यूरिन का फॉर्मेशन भी अगर पूछे कौन करता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन भी करता है कौन, किडनी। फिर उसके बाद भाई यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक, यूरिन बना रहा है, तो वाटर को बैलेंस करने का काम भी कौन करता है, वाटर बैलेंस का काम तो किडनी ही करता है। वाटर बैलेंस अगर नहीं करता ना तो हमारे यूरिन प्रोडक्शन होता ही नहीं। ठीक है, और यूरिन प्रोडक्शन नहीं होता, स्टोन पे स्टोन बनता, आए दिन हमको क्या होता है, यूटीआई प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। अगर सोडियम पोटेशियम अगर मेंटेन नहीं रहता तो देखे होंगे एक सीनियर सिटीजन लोगों को, है ना, कभी कभी एकदम उनके में सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, किस कारण, पानी की कमी के कारण। ठीक है, तो उन लोग जो है अपने आप को एकदम आलसी टाइप का फीलिंग करते हैं। ठीक, कभी कभी हम लोग को चक्कर आ जाता है। ठीक है जी, तो ओआरएस वगैरह पिलाते हैं हम लोग, तो वो सब चीजें रिफिल करने का काम करता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को भी बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे चलते चलते अभी मैं बात कर रहा हूँ ऐसा होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सोडियम पोटेशियम अर्थात इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। अब याद रखिएगा कि ये जो किडनी है ना, जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं,
ठीक है, जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं जो विटामिन डी के द्वारा ऑब्जर्प्शन होता है, हार्मोन जो सीक्रेशन होता है और वो विटामिन डी के द्वारा क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है और कैल्शियम का फॉर्मेशन के लिए होता है। वो ऑब्जर्प्शन किसके लिए होता है, कैल्शियम का फॉर्मेशन के लिए होता है। आप सुने होंगे विटामिन D3 और कैल्शियम एक साथ जांच कराते हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ओके है, तो किडनी का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो है रीनल प्रोसेस जो है ना, किडनी का प्रोसेस है, कितने स्टेप पर चलता है। तो बेसिकली ये 3 स्टेप पर चलता है। कितने स्टेप पर चलता है, 3 स्टेप पर। कौन कौन सा स्टेप, पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन और फिर तीसरा होता है क्या, ट्यूबुलर सिक्रेशन। सबको एकदम अपन लाइन से समझने का प्रयास करते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा ना। ठीक है, ये जो है इसमें का सबसे जो कहानी और मजेदार चीजें यही है, इसको समझना आपको जरूरी है। बाकी चीजें तो थ्योरिकल में आ जाए, बाकी इसका जो है स्टेप को समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले कि इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे कैसे एक प्रोसेस करता है। तो समझना आपको, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है, जो आप देखे होंगे ना जी, इस टाइप का पूरा बने रहता है ऐसे करके, यहाँ पे ग्लोमेरुलर ऐसे करके बोमन संपुट वगैरह दिया रहता है ना, नेफ्रॉन की संरचना वगैरह देखोगे तो बस वही चीज तो अपन को देखना है। तो ग्लोमेरुलर, ठीक है, ये जो है कैपिलरी का क्या होता है, नेटवर्क होता है, मतलब पूरा जाल होता है। किसका, कैपिलरी का। कौन, ग्लोमेरुलर। ओके, तथा इसे इस प्रोसेस से ब्लड फिल्टर होता है। सबसे पहले क्या समझना है आपको, ग्लोमेरुलर बोलते जाना है ना मेरे साथ, तभी वो चीजें दिमाग पर घुसेगी। ग्लोमेरुलर क्या होता है, कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, इस प्रोसेस से ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। इसी प्रोसेस से क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। इस प्रोसेस की जो है ना, इस प्रोसेस की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है उसको देखिएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर, इस प्रोसेस से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो याद रखिएगा, अफरेंट एट्रियोल्स के डायमीटर का अधिक होने से। ठीक है, क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो एफरेंट एट्रियोल्स के डायमीटर का अधिक होने से, मतलब जो है इधर से क्या काम करता है, ग्लोमेरुलर जो होता है, धमनी जो होता है ना, धमनी, ठीक है, वो कहां तक लेके आता है ब्लड को। ठीक है, तो ब्लड को एफरेंट एट्रियोल्स का मतलब वही होता है कि ब्लड को लेकर आता है ग्लोमेरुलस तक, ब्लड को लेकर आता है ग्लोमेरुलस तक। क्यों लेकर आता है, क्योंकि भैया इधर का जो व्यास होता है ना, डायमीटर जो होता है, ठीक है, उसका व्यास जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए इधर से जो लेके जाएगा तो ज्यादा उसको व्यास चाहिए, ज्यादा उसको डायमीटर चाहिए, तब तो लेके जाएगा। ठीक है, और जो है इफरेंट आर्टियोल्स के डायमीटर कम होने से होता है। समझिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस में ब्लड फिल्टर कैसे होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एफरेंट एट्रियोल्स, जिसको अपन लोग अभिवाही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अभिवाही बोलते हैं, तो एफरेंट एट्रियोल्स का डायमीटर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जो एफरेंट जो है, ये जो है इफरेंट और ये है अफरेंट, तो इफरेंट एट्रियोल्स का डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे याद रखेंगे सर, ए पहले आता है और ई बाद में आता है, तो ये ए वाला जो होता है ज्यादा होता है, एफरेंट एट्रियोल्स। ठीक है, और जो है जो ई वाला है वो बाद में आता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में लाइन टू लाइन समझते जाना है ना, चीजें तभी दिमाग पर घुसेगी। तो एफरेंट एट्रियोल्स में डायमीटर अधिक होने से और इफरेंट एट्रियोल्स में डायमीटर कम होने से होता है प्रोसेस। ठीक है, यह ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को क्या करता है, फिल्टर करता है। जो ब्लड है ना, ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ओके है जी, ताकि शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है उसको क्षति ना पहुंचे, उसको क्या ना हो, लॉस ना हो। ठीक है, उसको क्या ना हो, लॉस ना हो। चलिए इतना चीजों को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक कैपिलरी का क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तक ब्लड जो है कैसे पहुंचता है, तो एफरेंट एट्रियोल्स,
ठीक है। एफरेंट एट्रियोल्स का डायमीटर अधिक हो जाता है और इफरेंट एट्रियोल्स का डायमीटर कम हो जाता है, तो ब्लड कहां पहुंच जो है ना, एफरेंट एट्रियोल जो होता है ब्लड को लेकर आता है कहां तक, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तक, और इफरेंट एट्रियोल्स क्या करता है, वहां से ग्लोमेरुलर से उसको लेकर जाता है। ए वाला जो है लेकर आता है और ए वाला लेकर जाता है। ओके है। एफरेंट क्या करता है, लेकर आता है ब्लड को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तक, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से लेकर कौन जाता है, तो इफरेंट आर्टरियोल्स लेकर जाता है। ओके, हमने बोला कि यह ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को क्या करता है, फिल्टर। भाई ब्लड में भी तो वेस्ट सब्सटेंस है ना, तो उसको फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, ताकि जो है जो पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर का न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या हो, वो अच्छे से सेव हो, वो क्या हो, लॉस ना हो। ओके है। फिर अपन लोग देखते हैं कि कैपिलरी में ब्लड अधिक प्रेशर से आने की वजह से, ठीक भाई, जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, इसमें अधिक प्रेशर से अगर ब्लड है ना आने की वजह से ब्लड कैपिलरी के वाल से फिल्टर होता हुआ बोमन सबकूप में चला जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, चलिए इसको ना सिंपल तरीके से देखिए। ये मान के चलिए क्या है, एक कैपिलरी, इसमें से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, अधिक प्रेशर से अगर जाएगा तो ये जो वाल है इससे फिल्टर होकर किसमें चले जाएगा, बोमन संपुट में चले जाएगा। इससे फिल्टर होकर किसमें चले जाएगा, बोमन संपुट में। ये वाला लाइन क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, कैपिलरीज में ब्लड अधिक प्रेशर से जाता है। भाई ये पतला पतला कैपिलरी से एकदम प्रेशर से जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एकदम प्रेशर से जा रहा है, तो ब्लड का जो कैपिलरी का जो वाल होता है ना, उससे ही फिल्टर हो जाता है और कहां पहुंच जाता है, डायरेक्ट बोमन संपुट में पहुंच जाता है। ठीक है, फिल्टर होता हुआ किसमें चला जाता है, बोमन संपुट में चले जाता है, बोमन कैप्सूल में चले जाता है। इस प्रोसेस में केवल ना, ठीक, जो ये फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है ना, इसमें केवल और केवल स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही फिल्टर होगा। याद रखिएगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही फिल्टर होगा, और लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, फिल्टर नहीं होता है, वो वहीं पे क्या हो जाता है, रह जाता है। कौन सा लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जैसे ब्लड सेल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और मिनरल्स हो गए, ये सब चीजें क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है। बताइए आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ओके है कि नहीं? ओके है ना जी? एकदम लाइन टू लाइन आपको समझना है, याद रखना है, एक एक चीजें ऐसे पूरा माइंड में बनाते हुए जाइए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यह एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है। इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या अफरेंट एट्रियोल्स के डायमीटर अधिक होने से ब्लड लेकर आता है। ठीक है, अफरेंट एट्रियोल्स ब्लड लेकर आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तक, और इफरेंट एट्रियोल्स ब्लड को लेकर जाता है क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है। ठीक है, और यह ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर करता है, ताकि शरीर में जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या हो सके, उसको क्षति ना पहुंच सके। फिर हमने देखा कि जो है कैपिलरी में ब्लड अधिक प्रेशर से जब जाता है, तो जो कैपिलरी का वाल होता है, ठीक है, वो फिल्टर करता हुआ कहां लेकर चले जाता है, बोमन कैप्सूल में लेकर चले जाता है। इस प्रोसेस में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है वही फिल्टर होता है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो फिल्टर नहीं होता है, वही का वही वह रह जाता है। बताइए ये ओके है कि नहीं? ओके है जी। ठीक, चलिए अब दूसरा नंबर अपन देखते हैं, ट्यूबुलर रीऑब्जक्शन। ट्यूबुलर रीऑब्जक्शन, ठीक है, जीएफ के द्वारा, भाई वो वाला जीएफ नहीं ना, गर्लफ्रेंड वाला जीएफ नहीं, ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा आए हुए फ्लूइड में वाटर, ग्लूकोज, सोडियम फ्लोराइड आदि यूजफुल पदार्थ होते हैं। हमने बोला ना जी, वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करके रख देता है, फिल्टर कर देता है, और जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है, कौन कौन सा चीजें, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम फ्लोराइड, जो यूजफुल पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो किसके थ्रू आए हुए हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर होकर आया है फ्लूइड, उसमें वाटर, ग्लूकोज, सोडियम फ्लोराइड आदि जो होता है, क्या होता है, यूजफुल पदार्थ होता है, और इन्हीं का क्या होता है, रीऑब्जक्शन होता है। वहां पे जब जाता है तो भाई वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है, लेकिन ये फिल्टर करके लेकर आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। ठीक है, क्या क्या, ग्लूकोज, वाटर, सोडियम फ्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीजों का फिर क्या होता है, रीऑब्जक्शन होता है। बताइए ट्यूबुलर रीऑब्जक्शन में क्या रखा है,
ओके है ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। रीऑब्जर्प्शन मतलब रीऑब्जर्व कर रहा है, जो ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन से आया उसको रीऑब्जर्व किया, ठीक है। ये क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। इसमें जो यूरिन बना है, ठीक है भाई, सिक्रेशन होगा मतलब उसमें क्या बन चुका है, अब यूरिन बना हुआ है, वो कलेक्टिंग डक्ट में डालकर उसे, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे यूरिन बन गया, ठीक है, एक इसमें जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में जहां से यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, डालकर उसे मेजर माइनर कैलिक्स रीनल पेल्विस से होते हुए, किसमें, मेजर में माइनर कैलिक्स रीनल पेल्विस से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, क्या सिक्रेशन होना मतलब निकलेगा, निकलेगा क्या, यूरिन, जो यूरिन बना है, ठीक है, इसमें जो यूरिन बना है वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए माइनर और मेजर, ठीक है, मेजर और माइनर और आपका क्या कैलिक्स रीनल पेल्विस से होते हुए कहां चले जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाता है, कलेक्ट हो जाता है, मतलब पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्रिएटिनिन आदि जो है रिमूव करवाने के लिए बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। बताइए ओके है कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं जी, ओके है ना यहां तक। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं कि व्हेन केएफटी टेस्ट मतलब हम किस कंडीशन पर केएफटी टेस्ट को डन कराते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जो पेशेंट का बॉडी है उसके में क्या आ जाएगा, अगर केएफटी का प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो हम सिम्टोमेटिक्स देख सकते हैं कि उसके बॉडी में क्या आ सकता है, स्वेलिंग आ सकता है, क्या आ सकता है, स्वेलिंग आ सकता है, उसके आंखों के चारों ओर स्वेलिंग आ सकता है, ठीक है, उसको स्किन डिसीज हो सकता है, स्किन का एलर्जी हो सकता है, यूरिन का वॉल्यूम कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है ना। वैसे ही किसी भी प्रकार का जब सर्जरी कराना रहता है तो उसके पहले हम क्या टेस्ट कराते हैं, तो केएफटी टेस्ट कराते हैं, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई सा भी चीज अगर सिम्टम दिखे तो आपको सिम्टोमेटिक रूप से जांच कराना है, चाहे उसका बढ़ा हुआ आए या ना आए, वो चीजें आपको कराना जरूरी है। और हम तो एक सलाह ये देंगे कि आपको हर 3 महीने में बॉडी चेकअप कम से कम एक बार जरूर कराना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने गाड़ी का सर्विसिंग करवाते हैं वैसे ही हम अपने शरीर का भी एक बार बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि हाउ टू डन केएफटी टेस्ट, मतलब जो है कैसे कंडीशन पर हम क्या करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड लेंगे, उसका सीरम लेने के लिए हमको उसको रेड ट्यूब में लेना पड़ेगा, मतलब प्लेन ऑयल में लेना पड़ेगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि इसको एम्प्टी स्टमक में लेना है, मतलब खाली पेट में लेना है। अगर इमरजेंसी केस है तो उस टाइम पे आपको किसी भी टाइम क्या करना है, सैंपल ले सकते हैं। भाई वो पेशेंट एकदम इमरजेंसी में कर रहा है, अब उसका तो कल आना थोड़ी बोल दोगे ना, तो ऐसे काम नहीं करना भाई, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन क्या क्या टेस्ट करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में। तो पहला है बर्न का मतलब होता है क्या, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। फिर दूसरा टेस्ट होता है सीरम यूरिया, फिर होता है सीरम क्रिएटिनिन, फिर होता है सीरम कैल्शियम, फिर होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम पोटेशियम, और फिर होता है यूरिक एसिड। तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं किसको, बर्न को। बर्न का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ओके, तो सबसे पहले किसको देखते हैं जी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को, ठीक है। तो इस टेस्ट में यूरिया नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। बर्न में क्या किया जाता है, यूरिया नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है ना। और किस लिए किया जाता है, बर्न टेस्ट क्यों किया जाता है, तो भाई डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट है तो उसको मॉनिटरिंग किया जाता है कि इसका कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है। उसके लिए अपन लोग क्या डन करते हैं, तो बर्न टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं। इसका अपन बात करें कि नॉर्मल रेंज कितना होता है जी, नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज उसके एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे 0 से 1 वीक तक अगर है तो 30 से 25 mg पर डीएल होगा, ठीक है। 1 वीक से 1 ईयर तक है तो 4 से 19 mg पर डीएल होगा। 1 से 12 ईयर का है तो 5 से 18 mg पर डीएल होगा। 12 से 60 है तो 6 से 20 mg पर डीएल होगा। 60 से 90 है तो 8 से 23 mg पर डीएल होगा। अगर मोर देन 90 है तो 10 से 31। आजकल मोर देन 90 थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लगता है, लेकिन अभी भी है कुछ लोग है। कुछ नहीं करना है, देखो 1 वीक से 1 ईयर, फिर 1 से 12, 12 से 60, 60 से 90, ठीक है। क्या याद रखना है इसमें, 3 4 5 6
6 के बाद 8 फिर 10, ठीक है, 3 4 5 फिर 6 फिर इधर क्या आपका सम संख्या 6 8 10। ओके, इसमें क्या है भाई, सिंपल सी बात, 3 से 25 हो गए, 19 18 20 23 31। ओके, हो जाएगा यार, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अपन देखते हैं कि बन यूरिया का जो टेस्ट है उसका किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो बन यूरिया नाइट्रोजन जब कम होने पर किडनी पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगर बन यूरिया नाइट्रोजन कम हो गया शरीर में, ठीक है, तो किडनी को पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पाता है, ब्लड नहीं मिल पाता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ठीक तरीके से क्या नहीं कर पाता है, कार्य नहीं कर पाता है। ओके है। अगर बन यूरिया नाइट्रोजन कम होने के कारण प्रोटीन जो है ना ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। जब बन यूरिया नाइट्रोजन कम होने के कारण प्रोटीन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और बन यूरिया नाइट्रोजन अगर बढ़ा हुआ आता है, इंक्रीज आता है, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। और अगर बन यूरिया नाइट्रोजन कम आता है तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन क्या होता है, कम होता है, और ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। ओके है। बन यूरिया नाइट्रोजन बहुत ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं, एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है, इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। क्या देखते हैं, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ना, किडनी फंक्शन का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है जी। अगर किसी को भी पूछेंगे कि किडनी में थोड़ा सा इन्फेक्शन लग रहा है, सूजन आ रहा है ना, आई में सूजन है, पैर में सूजन है, बॉडी में सूजन है, तो बोलेंगे भैया जाके पहले क्रिएटिनिन टेस्ट करवा लो, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। ओके है, क्या करवा लो, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करवा लो, ठीक है। तो ये जो होता है एक इंपॉर्टेंस टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट का। और सबसे पहले तो ये जो है क्रिएटिनिन जो होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है जी, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। भैया वेस्ट शुरू से नहीं रहेगा, पहले जो क्रिएटिन अलग है, क्रिएटिनिन अलग है ना, तो जो क्रिएटिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, तब क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है। ओके है, क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है। ये जो क्रिएटिनिन है ना, एंडोजीनस और एक्सोजीनस को प्रभावित करता है। क्रिएटिनिन क्या किसको प्रभावित करता है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर अपन देखें कि इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.6 से 1.0 mg पर ml। क्या होता है, 0.6 से 1.0 mg पर ml। बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो सबको पता होगा, नॉर्मल वैल्यू 0.6 से 1.0 होता है करके, ठीक है। इसमें कुछ नोट फैक्ट के रूप में दिया हुआ है कि क्रिएटिनिन एल्कलाइन मीडियम में, भैया एक होता है एसिडिक मीडियम और एक होता है क्या, एल्कलाइन मीडियम। तो क्रिएटिनिन जो है एल्कलाइन मीडियम में पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्रिएटिनिन पिक्रेट कंपाउंड बनाता है। एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो एल्केलाइन रहेगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिडिक के साथ, और जो एसिडिक रहेगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्केलाइन के साथ। तो जो है कि क्रिएटिनिन एल्केलाइन मीडियम में है ना, एल्केलाइन मीडियम में रहता है, वो किसके साथ रिएक्शन करता है, पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पिक्रेट क्या बना देता है, क्रिएटिनिन पिक्रेट कंपाउंड बना देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मान के चलिए अगर क्रिएटिनिन जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला किडनी फेलियर होगा तो बढ़ेगा ही क्रिएटिनिन, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई तो बढ़ेगा क्रिएटिनिन, ठीक है। यूटीआई हो गया, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा क्या, क्रिएटिनिन, है ना। शॉक हो गया, अचानक से शॉक हो गया, या फिर हार्ट फेलियर हो गया, तो इन सब कंडीशन पे क्या होता है कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर कम दिखे 0.6 से कम, मतलब जो 1.0 से ऊपर, अब 1.0 से मतलब 25 26 27 28 30 तक जाता है ना, 60 वाट तक चले जाता है, ठीक है, क्या, क्रिएटिनिन का लेवल, ठीक है। जिनका एकदम ज्यादा कंडीशन है, मान के चलिए किसी का डायलिसिस हो रहा है तो 25 30 कॉमन है उसमें, ठीक है, 7 8 10 कॉमन है उसमें, ठीक है। तो ऐसे बढ़ा हुआ होता है। जैसे 0.6 से कम आ रहा है, एकदम कम, मतलब 0.1 2 3 ऐसा अगर आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो किस कारण से हो सकता है, मसल डिस्ट्रॉफी के कारण, मतलब मसल एकदम ऐसे करके लुरु पुरु हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या हो सकता है, क्रिएटिनिन कम हो सकता है। लिवर डिसीज में क्या होगा, क्रिएटिनिन कम आएगा, ठीक है, क्रिएटिनिन क्या आएगा, कम आएगा।
ठीक है, ओके है, क्रिएटिनिन ओके है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्या, सीरम यूरिया। किसको देखते हैं जी, सीरम यूरिया। अब ये जो सीरम यूरिया होता है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सीरम यूरिया जो होता है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। मतलब आखिरी प्रोडक्ट कौन होता है, यूरिया होता है। किसका, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्या होता है, वो यूरिया होता है, ठीक है। यूरिया जो है ना, यूरिया का सिंथेसिस लिवर में होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार कि यूरिया का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है, याद रखिएगा। आप किडनी फंक्शन पढ़ रहे हैं तो किडनी में होता है मत बोल दीजिएगा, ठीक है। उसका अलग से स्टेप है कि पहले वो क्या करेगा, प्रोटीन एंड प्रोडक्ट है तो लीवर सिंथेसिस करेगा, फिर वो यूरिया इसमें चेंज होगा, ऐसे कर करके वो किडनी तक का कहानी बनता है, ठीक है। सिंथेसिस के बाद ब्लड स्ट्रीम में, ठीक, मतलब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, जब वो लीवर में सिंथेसिस होगा उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू किसमें जाएगा, वो किडनी में जाता है, ओके है, किडनी में पहुंचता है, किडनी में पहुंचता है, किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है, ठीक है। किडनी के द्वारा किसको फिल्टर किया जाता है, यूरिया को किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है, जिसमें से 40 से 50%, कितना परसेंट, 40 से 50% ही रीऑब्जर्व्ड होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है, 40 से 50% ही रीऑब्जर्व्ड होता है, और 60% यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है, ओके है जी, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें अपन लोग, तो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है इसका, 10 से 40, कितना होता है, 10 से 40 mg/dl, ठीक है। इसमें अपन लोग जो फैक्ट की चीजें देखें कि सबसे पहले तो ये जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है, फिर ये जो है यूरिया जो है लीवर, यूरिया सिंथेसिस है ना, यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। सिंथेसिस के बाद ही वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किस में जाता है, किडनी में जाता है। नॉर्मल वैल्यू कितना, 10 से 40 mg/dl, ओके। चलिए अपन देखते हैं कि जब यूरिया जो है इंक्रीज कैसे हो जाता है, बढ़ कैसे जाता है, हाईएस्ट की ओर कैसे जाता है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन के कारण, फिर वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण, हाई प्रोटीन अगर लेंगे तो यूरिया बढ़ा हुआ दिखाई देगा, कार्डियक फेलियर अगर है तो यूरिया बढ़ा हुआ दिखाई देगा। डिक्रीज कैसे होता है, लीवर डिसीज में होता है, लीवर अगर फेलियर हो गया तो, और लो प्रोटीन डाइट के कारण भी होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर से अपन देखते हैं किसके बारे में, यूरिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो ये जो यूरिक एसिड होता है इसका निर्माण जो है न्यूक्लियोप्रोटीन के टूटने से होता है। यूरिक एसिड का निर्माण किसमें होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन के टूटने से होता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल में कन्वर्ट होकर, ठीक है। पहला चीज तो ये समझिएगा कि यूरिक एसिड का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, के टूटने से होता है, ठीक है। यूरिक एसिड क्रिस्टल में कन्वर्ट होकर, ठीक है, ज्वाइंट में, ठीक है, क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसी कारण तो हमें ज्वाइंट पेन होता है ना, तो जब ज्वाइंट पेन होता है तो सारा यूरिक एसिड करवा लीजिए। आर्थराइटिस प्रोफाइल में भी उसको गिन देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्रिस्टल के रूप में चेंज होकर क्या हो जाता है, ज्वाइंट में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और जब ज्वाइंट में डिपॉजिट होने के बाद अगर वो किडनी में जाता है, यूरिक एसिड अगर किडनी में चले गया तो किडनी में जमा होकर क्या बना देता है, किडनी स्टोन बना देता है। क्या बना देता है जी, किडनी स्टोन बना देता है। चलिए अपन देखते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या है, ठीक है, यूरिक एसिड का, ठीक है। ज्यादातर जो जितने भी आपके जो एल्डर रहते हैं ना, कहने का मतलब यह है कि जो बूढ़े रहते हैं ना, है ना, उन लोगों का ज्वाइंट पेन बहुत ही कॉमन चीज है। तो उसी ज्वाइंट पेन के लिए आपको हमेशा याद रखना है, कहीं आपके फैमिली में भी कोई है ना मेंबर होंगे, ठीक है, ओल्ड एज मेंबर, तो उनको बता सके भाई यूरिक एसिड क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, किस कारण होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेल में कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.5 से 7.5, कितना होता है, 3.5 से 7.5 mg/dl, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक। और फीमेल में कितना होता है, तो 2.6 से 6.0 mg/dl। अगर 7.5 से ऊपर भाग रहा है मतलब सीधा बोल दीजिएगा कि हाँ आपके ज्वाइंट में पेन होता होगा, ठीक है, तभी है ना क्या हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। कौन से मेथड से होता है सर, तो केयर वे मेथड से होता है। किससे होता है, केयर वे मेथड से।
सिम्टम्स क्या होता है भाई, अभी बताया ना, ज्वाइंट पेन होगा, ठीक है, स्वेल, अब ज्वाइंट पेन होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगा, और फिर क्या होगा, डिकलरेशन ऑफ रेडनेस होगा, मतलब जो है यूरिन में भी क्या हो जाएगा, कलर चेंजेस हो जाएगा, रेडनेस दिखाई देगा, ठीक है, जहां पे स्वेलिंग होगा वहां पे रेडनेस दिखाई देगा। क्यों देगा, अभी बताया कि वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट होकर ज्वाइंट में क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं किसको, इलेक्ट्रोलाइट, किसको, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है सोडियम पोटेशियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन। ये जो होता है सोडियम आयन पोटेशियम आयन का अपन लोग टेस्ट करते हैं कि कभी भी अगर वाटर बैलेंस गड़बड़ हुआ, मतलब सिंपल सी बात है, उसका सोडियम आयन पोटेशियम आयन कम होगा ही होगा, बीपी भी डाउन होगा तो भी सोडियम आयन पोटेशियम आयन कम होता ही होता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है जी, तो सोडियम का होता है 135 से 145 एम मोल पर लीटर, ठीक है, 135 से 145 एम मोल पर लीटर। पोटेशियम का कितना होता है, तो 3.6 से 5.5 एम मोल पर लीटर। इसमें जो है चिल्ड्रन का अलग होता है, वुमेन का अलग होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना को आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं किसको, कैल्शियम के बारे में, ठीक है। तो कैल्शियम की मात्रा को पैराथायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। बताइए कैल्शियम की मात्रा को कौन रेगुलेट करती है, तो पैराथायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट करती है, ठीक है। इसमें से जो 99% कैल्शियम होता है ना, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होता है, तो स्टोन और टीथ में, किसमें होता है, बोन और टीथ में, ठीक है, बोन और टीथ में होता है, कहाँ पे होता है, बोन और टीथ में, ठीक है, कहाँ स्टोर होता है, बोन और टीथ में। और 1% जो होता है वो सर्कुलेटरी ब्लड में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है, किसमें होता है, ब्लड में स्टोर होता है, सर्कुलेटरी ब्लड। तब तो हम जांच कराते हैं तो पता चलता है जी कि बढ़ा हुआ है कि कम है, ब्लड में अगर मिले ही नहीं रहता तो कहां से पता चलता है कि, ठीक है। तो चलिए इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है जी, ठीक है, तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होगा, 8.5 से 10.5 mg पर डी, 8.5 से 10.5 mg पर डी, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं कि कैल्शियम का सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो उसमें भी क्या होगा, हड्डियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा ना भाई, ठीक है, वीकनेस होगा, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं आपकी इंक्रीज, अगर कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है कैल्शियम, तो क्या क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई कैल्शियम अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोला जाता है हाइपर कैल्सीमिया, क्या बोला जाता है, हाइपर कैल्सीमिया। किस किस कारणों से वो इंक्रीज होता है, तो बोन मैरो रिलीज मोर कैल्शियम इनटू ब्लड, मतलब बोन जो रिलीज करेगा किसको, ज्यादातर ब्लड में कैल्शियम को, ठीक है। उसके बाद हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में अगर पैराथायराइड बढ़ा हुआ है तो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कैल्शियम, क्योंकि वही रेगुलेट करता है ना पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड। तो और किडनी ट्रांसप्लांट में भी कैल्शियम, क्योंकि हमने बोला कि वो जो बाकी जो क्रिस्टल वाला पार्ट जो है ज्वाइंट में होता है, ठीक है, और जो किडनी में जो जमा हो जाता है वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट में भी वो हाइपर कैल्सीमिया होगा। बोन डिसीज में तो होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं डिक्रीज कैल्शियम, डिक्रीज कैल्शियम को हम बोलते हैं हाइपोकैलमिया, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा होता है इंक्रीज होना, और हाइपो मतलब कम होता है, तो मतलब डिक्रीज मतलब कम होगा, तो लो कैल्शियम, ठीक है। इन डाइट मतलब अगर अपन लोग खाना में क्या नहीं ले रहे हैं, डाइट में क्या नहीं ले रहे हैं, लो कैल्शियम अगर ले रहे हैं तो हमको हाइपोकैलमिया हो सकता है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ फास्फोरस, मतलब फास्फोरस का ज्यादा मात्रा, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, मतलब जो है इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाता है कि इसमें पैनक्रियाज में, तो भी हाइपोकैलमिया का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं लो लेवल ऑफ विटामिन डी एंड मैग्नीशियम इन बॉडी, मतलब अगर हमारे शरीर में विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो हाइपोकैलमिया हमको होने का चांसेस रहेगा। अंडर पैराथायराइड हार्मोन्स, मतलब जो है पैराथायराइड हार्मोन्स अगर नीचे लेवल पर रहेगा तो भी क्या होगा, हाइपोकैलमिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।